ईयर्स पर एम्फोसिस देते हैं, हम कुछ प्रूफ करना चाहते हैं। ब्रैकेट में ईयर्स लिखने से आपका क्वालिटी ऑफ आंसर कभी भी इंप्रूव नहीं होता। ब्रैकेट में ईयर्स नहीं लिखने से आपका क्वालिटी ऑफ आंसर कभी भी डिप्लीट नहीं होता। एनी केस हम हिस्ट्री का आंसर थोड़ी लिख रहे हैं, बट ये मुझे क्या चीजें हेल्प करता है समझने में, वो आपको समझना है। बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे। इट वॉज डेफिनेटली नॉट एल्फ्रेड वेगनर। पहला एक्सप्रेशन ऑफ द यूज ऑफ द टर्म कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट was seen in the work of F.B. Taylor 1910. कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट का पहला एक्सप्रेशन या पहला यूज अमेरिकन स्कॉलर टेलर ने किया था, लेकिन ही अटेम्प्टेड इट ओनली फॉर मैप ऑफ वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हो तो इमेजिन करो, नहीं तो ओपन कर लो। ही अप्लाइड इट फॉर विजुअली फिटिंग साउथ अमेरिकन शोर लाइन विद अफ्रीकन शोर लाइन। माने आप इमेजिन भी करोगे, आप साउथ अमेरिका को अफ्रीका के साथ एकदम विजुअली ले जाकर भी फिट कर दोगे तो ऐसा लगेगा दे आर फिटिंग इन टुगेदर। So first usage of the term continent drift was by F.B. Taylor 1910. हमारे सिलेबस में तो अल्फ्रेड वेगनर लिखा ही नहीं है, हमारे सिलेबस में लिखा है continent drift theory. Why it is so that we by default take continent drift theory of Alfred Wegener. Who was he? Why his work is taken up to be the prominent case? तो ध्यान से सुनेंगे। I can trace back to the 17th century. हम आपको कहानी सुना रहे हैं, तो अभी आप ifs and buts मत पूछना, बस कहानी को सुनना ध्यान से। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, ये दो चीजें हैं जो कंसेप्ट का क्लैरिटी इवॉल्व करेंगी एंड वी कैन फर्दर प्रोसीड टू दी सब्सिक्वेंट हेड्स। सो एल्फ्रेड वेगनर वाज अ जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ही वाज नॉट अ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, सबसे पहली बात। एंड ही वाज नॉट द फर्स्ट स्कॉलर टू हैव थॉट अबाउट कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करती हैं। There were the scholars prior to him. I have already mentioned Taylor was the scholar who actually used the term continent drift. और उससे पहले there have been range of explorers and geographers. I can trace it from the beginning of 17th century. जब explorers identified कि shoreline of South Atlantic seems to be having fit of the shape. NCERT में लिखा हुआ Antonio Pellegrini, Ortilis, Humboldt. These were the scholars who identified कि लगता है कि दोनों shoreline ना बिल्कुल एक दूसरे से fit कर रही हैं, jigsaw fit puzzle की तरह। ऐसा लगता है that they were together once upon a time, today they are not. So continents have drifted. So Alfred Wegener was not the first scholar, but definitely Alfred Wegener was the scholar who proposed it in the most comprehensive manner. इसलिए सिलेबस में सिर्फ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी लिखे होने पर भी हम एल्फ्रेड वेगनर का ही वर्जन पढ़ते हैं। वी डोंट स्टडी ग्रिफिथ टेलर बिकॉज वो बिल्कुल एक पार्शियल सा एक्सप्लेनेशन। सो हु इज एल्फ्रेड वेगनर? Alfred Wegener was a very renowned German climatologist, not any other scholar, बहुत renowned scholar, known for his elaborate studies on climatology, especially paleoclimatology. Paleoclimatology का मतलब होता है older climatic conditions. मतलब I as India today is located in lower latitude, thus I am warmer climatic country. विंटर्स में एंटर कर गए पर फिर भी हमारी विंटर्स तो कभी भी वैसी नहीं होंगी जैसे रशिया में होती हैं। वी आर वार्मर कंट्री बिकॉज वी आर लोकेटेड इन लोअर लैटिट्यूड। सो पैलियोक्लाइमेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ क्या इंडिया में हमेशा वार्मर क्लाइमेट ही रहा सिंस द जेनेसिस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। Alfred Wegener was attempting paleoclimatic study. He was not having any intrusion interest to geomorphology. While attempting his paleoclimatology, हम इंडिया के एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाते हैं। While studying paleoclimatology, older climatic conditions in different parts of the world, मेरा सैंपल केस इंडिया है। वेगनर कंक्लूडेड कि इंडिया में पोलर क्लाइमेट रहा पास्ट में। I have presence imprints of glaciers, movement of glaciers, जिसको बोलते हैं striation mark. माने many evidences were gathered by Alfred Wegener to prove कि इंडिया में once upon a time polar एकदम cold climatic conditions था। How it is possible? एक थोड़ा सा बहुत बेसिक सा इंट्रूजन लेते हैं इन क्लाइमेटोलॉजी। जैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको क्लाइमेटोलॉजी का तब हम इस पॉइंट को बहुत ज्यादा इलाबोरेट करेंगे। This is my planet Earth. This is my geographical equator. 0 degrees पर अप्लाई करते हैं and this is my 90 degrees north and 90 degrees south. We identify latitudinal, अभी बताया ना, India is lower latitudinal country, thus warm. एविडेंस क्या शो कर रहा है कि इंडिया में एकदम पोलर क्लाइमेट का एविडेंस है। तो हम उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? लो लैटिट्यूड 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ के बीच में, मिड लैटिट्यूड 60 डिग्रीज नॉर्थ साउथ के बीच में।
sun rays, direct and slanting. Direct sun ray always results in more concentrated availability of insolation, incoming solar radiation. And direct sun rays by default will be creating higher temperature. Sounds logical. That is the reason this will be warm, these will be cold, and this will be moderate. Agreed all of us? इसको moderate लिख देते हैं, इसको cold लिख देते हैं. India is located here. We are in northern and eastern hemisphere. India is in lower latitude, तो India को warm होना ही चाहिए. But paleoclimatology ये prove कर रही है कि India में south polar conditions हैं. In past, India had polar conditions. दो ही तरीके से प्रूव कर सकते हो ना. डायरेक्ट सन रेज इन जियोलॉजिकल पास्ट वाज नॉट दैट वार्म, illogical. India was in polar latitude, thus experienced polar climate, have drifted to its present position, hence continents have drifted. Right. So Alfred Wegener was a German climatologist, renowned. He attempted his paleoclimatic studies and concluded that all the land masses on the map of world have experienced extremely contrasting climate compared to their present location. हमने इसलिए इंडिया का एग्जांपल ले लिया ताकि हम उसको क्लैरिटी से विजुअलाइज कर पाए. I have experienced extremely contrasting climate compared to my present location. How that can be explained? I was at that extreme different location in past, and now I have drifted to my present position. So with the compelling evidences about such contrasting climate in past, Wegener defined continents have drifted. It came up as a research paper in 1912 entitled Origin of the Continent. And because he had so much of the compelling evidences with him, that he eventually converted it into a full-fledged text in 1915 और उसको नाम दिया Origin of Continents and Ocean. This Origin of Continents and Ocean projected 300 million years ago, Carboniferous epoch. 300 million years ago, there existed a supercontinent. सारे continents को इकट्ठा कर दो. There existed a supercontinent called Pangaea, surrounded by super ocean called Panthalassa. Supercontinent Pangaea surrounded by super ocean Panthalassa. This supercontinent started disintegrating. First disintegration was north and south. तो जैसे north और south का disintegration हुआ, northern part was Laurasia and southern Gondwana land. आप map of world अपने सामने खोलेंगे, हम आपको सारे पॉइंट्स लिखवाएंगे क्लास. अभी आप लोग सिर्फ सुनेंगे और विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे. कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थियरी propounders argued that till Carboniferous epoch, upper Paleozoic, there existed a supercontinent Pangaea surrounded by super ocean Panthalassa. एक बार मार्कर को एडजस्ट कर लें. Surrounded by super ocean called, I just want to make it thinner, Panthalassa. सबसे पहला चेंज मुझे क्या दिखाई दिया? Write this 1 to 2. मैप ऑफ वर्ल्ड अपने सामने रखेंगे. It first got disintegrated into two parts. Northern part called Laurasia and southern part called Gondwana. अब गोंडवाना को थोड़ा सा जूम अप कर रहे हैं, आप बहुत आराम से विजुअलाइज कर पाओगे. दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका. Please don't miss to see Arabia. This is Madagascar. This is India. This is Antarctica. Yes, all of us combined up with Australia. And this is the patch that goes up with, अब जिसको हम कहते हैं ना Zealandia, जिसका एक पार्ट न्यूजीलैंड है. And the Laurasia, this is North America, and this is Eurasia. अब जैसे ही हम यूरेशिया की बात करते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? एशिया includes Arabia. Yes, no? Asia includes Arabia. Asia includes India. Agreed, all of us? पर इंडिया या अरेबिया were not part of Laurasia. Laurasia included North America plus Eurasia minus what? इसलिए आपको मैप खोलने के लिए बोला है.
minus Southwest Asia, read it as Arabian Peninsula, South Asia, read it as India, and Southeast Asia, read it as Indo-China Peninsula. आज की डेट में ये एशिया के मेंबर हैं, बट ये लोरेशिया के पार्ट नहीं थे, गोंडवाना के पार्ट थे. आई एम रिपीटिंग इट, बी वेरी कॉशियस इन अंडरस्टैंडिंग. अगर लैंड मास दो पार्ट में डिवाइड हुआ, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, तो ऑटोमेटिकली पैंथलासा वाटर इंट्रूड इन करेगा, एंड दैट डेवलप्ड तेथिस सी. ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मूवमेंट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे मैप ऑफ वर्ल्ड. ये मेरा प्रेजेंट डे मैप है. एपॉक बता दो कब डेवलप हो गया था प्रेजेंट डे मैप. आई वांट द नेम ऑफ द एपॉक. Pleistocene. Pleistocene epoch is important for us because present day map of world evolved. अच्छा, अब इसमें समझना मुझे क्या है, ये समझना है. ये वाला डायग्राम को आपके सामने रख रहे हैं, विजुअलाइज करते जाओ. The first disintegration of Pangaea was Northern Laurasia, Southern Gondwana land. Northern Laurasia was North America and Eurasia minus Arabia, India and Indo-China Peninsula. माने Southwest Asia of today, South Asia of today and Southeast Asia of today were not part of Eurasia. पहली चीज ये. दूसरा, गोंडवाना लैंड और गोंडवाना ओनली was the southern broken continent. इसके कौन कौन से मेंबर है? आई कैन इजिली अप्लाई माई नॉलेज ऑफ मैप ऑफ वर्ल्ड. साउथ अमेरिका, अफ्रीका, छोटे छोटे पीसेस को छोड़ दो, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. नो प्राइस फॉर गेसिंग. गोंडवाना वॉज अ बिगर चंक ऑफ लैंड, लोरेशिया वॉज स्मॉलर. पहले जब एक कंबाइंड कॉन्टिनेंट था तो एक ओशन था. अब आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड करा तो पैंथलासा वाटर इंट्रूडेड इन एंड डेवलप्ड तेथिस सी. So between Laurasia and Gondwana, there developed Tethys Sea. Now he applies the two forces. One he calls pole flux force, that is flight from the pole. As Earth is spinning on its axis, there is the pushing effect of the objects towards equator. So in the reference of the pole flux force, हुआ क्या? Laurasian constituent, North America, Eurasia were moved towards equator, creating Arctic Ocean. गोंडवाना लैंड कंस्टिट्यूएंट, सैंपल नेम्स ले लेते हैं. गोंडवाना लैंड कंस्टिट्यूएंट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मूव्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, डिटैचिंग देमसेल्व्स फ्रॉम एंटार्क्टिका, क्रिएटिंग सदर्न ओशन. यस और नो? अच्छा, अब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. अफ्रीका इज मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर, Eurasia is moving towards equator because of the pole flux force. इस मूवमेंट से क्या ये आपस में बकल अप नहीं हो जाएंगे? और अगर बकलिंग अप होगा, प्रेजेंट डे मैप को बनाओगे तो तेथिस सी को क्लोज डाउन तो करोगे. इफ आई जस्ट स्क्रॉल टू द प्रेजेंट डे मैप और जूम अप करें, इनको टिक कर दें, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी आर कंसिडर्ड टू बी द रिमेन्स ऑफ द तेथिस सी. क्योंकि क्या हुआ? गोंडवाना लैंड का कंस्टिट्यूएंट नाम क्या है? अफ्रीका. गोंडवाना लैंड का कंस्टिट्यूएंट नाम क्या है? अरेबिया. गोंडवाना लैंड का कंस्टिट्यूएंट नाम क्या है? इंडिया. डिटैच फ्रॉम ईच अदर टू बकल अप विद यूरेशिया. तो जहां पर बकलिंग अप होगा, ऑटोमेटिकली वहां पर तेथिस सी क्लोज डाउन करेगा. दिस क्रिएटेड दिस नियर कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका. किस फोर्स की वजह से? पोल फ्लच फोर्स. यहीं पर ही क्रिटिसिज्म शुरू कर सकते हो. पोल फ्लच फोर्स कहां लग रहा है? टुवर्ड्स इक्वेटर. और अगर हम इक्वेटर को हाईलाइट करें, हमारे डायग्राम में इक्वेटर बड़े डिफाइंड तरीके से मेंशन्ड है, क्योंकि इसी की वजह से आप इसको क्रिटिसाइज करोगे. इंडिया को अगर पोल फ्लच फोर्स की वजह से इक्वेटर तक जाना चाहिए था, वो इक्वेटर क्रॉस कैसे कर गया? अफ्रीका इक्वेटर को हाफ वे क्रॉस कर चुका है. इक्वेटर पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ अफ्रीका. अरेबिया भी क्रॉस कर चुका इक्वेटर, इंडिया भी कर चुका, अफ्रीका हाफ वे हैव क्रॉस्ड इक्वेटर. यस और नो? बाकी सबको छोड़ो. लोरेशिया और गोंडवाना लैंड कैसे बने? ये तो पोल फ्लच फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है. यस और नो?
माने आप बिगिनिंग से ही क्रिटिसिज्म ले सकते हो, लेकिन अगर हम क्रिटिकल व्यू पॉइंट लेकर चलेंगे ना तो कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने कहा अभी बिल्कुल मत सोचना ऐसा कैसे, बस सुनना कि क्या बोल रहे हैं वो। सो डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा से डिस्क्राइब करें, लिखने में 10 मिनट का समय नहीं लगेगा, बहुत ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ। पहला है पैंजिया सराउंडेड बाय पैंथलासा, समझ में आ गया। कब तक? कार्बनिफरस एपोक। Since when we have traced the history of planet Earth? 4,000 million years, 4 billion years ago, yes or no? तो मतलब 4,000 million years से लेकर 300 million years तक क्या हुआ ये नहीं पता कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में। 300 मिलियन ईयर्स तक एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो ब्रेक होना शुरू हुआ। फर्स्ट ब्रेकिंग क्या है? लोरेशिया गोंडवाना लैंड। क्लियर? जैसे ही लैंड की ब्रेकिंग हुई, पैंथलासा भी डिसइंटीग्रेट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ टेथस सी, ये क्लियर हुआ। देन ही टॉक्स अबाउट टू फोर्सेस। एक फोर्स है पोल फ्लच फोर्स, फ्लाइट फ्रॉम, जर्मन टर्म है, उसका मतलब है फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स। उसका क्या मतलब? थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर बीन थ्रोन अवे फ्रॉम पोल्स सो टुवर्ड्स इक्वेटर। तो लोरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया वर मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर, आर्कटिक ओशन बना। गोंडवाना लैंड कंस्टिट्यूएंट्स मूव अवे फ्रॉम एंटार्क्टिका, सदर्न ओशन बना। दे ब्रोक अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अफ्रीका इंडिया ले लो, दे ब्रोक अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड केप्ट ऑन मूविंग नॉर्थ, इंडियन ओशन बना, and Tethys Sea got closed down. Some remains are there, Mediterranean Sea, Caspian Sea, Black Sea. तो ये मेरा एक नियर कंबाइंड लैंड मास बन गया। Then he talks about second force called tidal force, induced by lunar and solar attraction. As oceanographer will get the only opportunity in geography to talk about celestial activities, जहां आप सिजगी, क्वाड्रेचर, कंजंक्शन, ऑपोजिशन, लूनर, सोलर टाइड्स विद नो से इक्लिप्सेस, सबके बारे में बात करते हो, बिकॉज यू हैव टू लर्न टाइडल मैकेनिज्म। अदरवाइज ज्योग्राफी इज एसेंशियली टेरेस्ट्रियल स्टडी, वी डोंट डील अप विद सेलेस्टियल स्टडी। ज्योग्राफी का कंसर्न किसके साथ है? प्लैनेट अर्थ। वी डोंट स्टडी सोलर सिस्टम एंड द स्पेशियल फैक्टर, दैट इज एस्ट्रोनॉमी, celestial study. Geography is terrestrial study. When I talk about tidal force, it's real. The bulge that is created on the water surface due to lunar and solar attraction, it's real. So tidal force ने क्या करा? वेगनर का ऑब्जर्वेशन, tidal force की वजह से नॉर्थ और साउथ अमेरिकाज अपने रिस्पेक्टिव काउंटर पाथ से, नॉर्थ अमेरिका लोरेशिया यूरेशिया, साउथ अमेरिका गोंडवाना अफ्रीका, started drifting west. And as they drifted west, they created Atlantic Ocean. And by this time, Panthalassa was sufficiently contracted. पहले एक ही ओशन था, अब बन गए कितने सारे ओशन? सदर्न ओशन भी तैयार है, इंडियन ओशन भी तैयार है, आर्कटिक ओशन भी, एंड फाइनली अटलांटिक ओशन भी। तो Panthalassa got contracted and forms the largest ocean of the world, Pacific today. Present day map of world in this form evolved by Pleistocene. This is continent drift theory. Drift facilitated by two forces, pole fluch force, flight from the poles, and tidal force. So flight from the poles will make the movement towards equator, and tidal force will make the movement towards west. And thus the present day map of world evolved. This work was published in 1950. Yes, it is same as polar fleeing force, but I insist that we learn it as pole fluch force. This concept was published in 1915. German language में हुआ था, बोलने की जरूरत नहीं है। Whisper of discontent started since then. मतलब whisper of discontent इसलिए नहीं था कि we geomorphologists, largely of the Western English speaking world, were ignorant about such drift. There was the beginning of the exploration about the drift. लेकिन ये एक अननेसेसरी इंट्रूजन माना गया कि आप क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, आप अपनी क्लाइमेटोलॉजी पे काम करो, क्यों हमारे काम में घुस रहे हो? सो देयर वाज द विस्पर ऑफ डिसकंटेंट कि थोड़ा सा इमेजिनरी वर्क है, इट शुड नॉट बी गिवन दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Wegener was so clear and convinced with the evidences that he gathered based on his empirical observations of the paleoclimate that he never developed that okay, it was not the correct thing or etc. I'm absolutely correct in my observation,
and continued to gather more and more empirical evidences to prove that his concept is correct. When his concept was translated in English in 1935, 15 में publish हुआ है, 35 में translation हुआ English में, because he was with a never die attitude. नहीं, कुछ भी गलत नहीं है. He kept on adding more and more evidences to his work, and actually he was on his voyage to attain more evidences of paleoclimate towards Greenland when in the path he died. So he was very adamant that everything that I have observed and based on which the concept that I have propounded is not imaginary work and it should be given consideration. 35 में जब work translate हुआ English में, then we geomorphologist, we हम geomorphologist के लिए use करें because we already had एक जिसको कहते हैं ना कलर ग्लास पेन लिया था हमने, कि हमें मालूम था कि ये वर्क इमेजिनरी है, हमें उसको कंसिडर ही नहीं करना. तो जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, वी नेल्ड द फॉल्ट. एक टेक्निकल एरर विच वाज मैसिव एरर वाज पिन पॉइंटेड. अभी हम बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बट लेट मी स्टिल स्पीक. द कंप्लीट कंसेप्ट वाज बेस्ड ऑन सियाल फ्रीली फ्लोट्स ओवर सीमा विच कैन नॉट फ्लोट. हम बार बार कह रहे हैं ना क्रस्टल मूवमेंट, तभी तो अर्थ मूवमेंट्स भी बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स को. उसको कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी प्रोपाउंडर ने कहा सियाल फ्रीली फ्लोट्स ओवर सीमा, which is impossible, and I'll prove it how. So when I take reference of this description, I'll use that term. We said, see, imaginary work, सियाल cannot float over सीमा, पूरा का पूरा concept आपने उस पर बेस करा है. Concept is imaginary, dump it. I'm using very strong term. I advise you not to use it, but understanding के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी ने किसी लेटर वर्क को इंस्पायर नहीं किया था. दिस वर्क वाज एब्सोल्युटली डिस्कार्डेड राइट देयर इन 1930s. आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? 1950s में 50 देयर वाज इंटीग्रेशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म. जियोमैग्नेटिज्म अपने आप में एक फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट है which largely belongs to geology. स्कॉलर का नाम है विलियम गिलबर्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट. हमारे सिलेबस में 2 गिलबर्ट है, विलियम गिलबर्ट एंड जीके गिलबर्ट. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट who which Gilbert I am mentioning. So William Gilbert basically gave us integration of geomagnetism in the study of geomorphology. So this integration and thereby the study of magnetic analysis. 1950s में geologist, geomorphologist with their own course of study started realizing कि continent drift theory propounder was not that wrong. He was wrong, but he was not that wrong. Everything that he described, Pangaea था, Laurasia बना, Gondwana land बना, then there was the movement, west movement of North South America, northern movement of Africa, India, सब कुछ absolutely proven. मतलब everything that he described was correct. Only thing that he could not give us technically correct was how that drift took place. I hope you are understanding. So every description today is considered to be the first stepping stone in our learning of endogenetic force. तो हमने कब revive करा continent drift theory को? 1950. और हम हमेशा इंसिस्ट करते हैं, आप देखेंगे हम क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे, हर फ्रेम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में. एक फ्रेम अभी तक नहीं पूछा और वो हमारा बड़ा पेट फ्रेम है. एग्जामिन एल्फ्रेड वेगनर वाज अहेड ऑफ हिज टाइम. जो चीज आपने 1915 में आउटलाइन कर ली, वो ट्रेंड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट 1950s तक नहीं कर पाए. ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम. तो मेरी नॉलेज में होना चाहिए ना कि कंसेप्ट कब पब्लिश हुआ, क्यों डिस्कार्ड किया गया, एंड देन व्हाई देयर वाज रिवाइवल. दैट इज द रीजन. कंसेप्ट बिल्डिंग तो 5 मिनट का काम है, आप समझ भी गए व्हाट इज कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी. बट जो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट है, वो सबसे क्रूशियल पॉइंट है और उसको ग्रैब करना सबसे चैलेंजिंग टास्क. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ इट. सो एल्फ्रेड वेगनर्स कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी इज आवर बिगिनिंग थ्योरी ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्स. आपको समझा दिया. डिस्कार्ड करने के बाद हमने इसको रिवाइव कर लिया. रिवाइवल हुआ है 1950s में, हमें एंड ऑफ 2022. तो हमारे लिए तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स endogenetic force. Why it is not sufficient for endogenetic force and I need to go to the 2 other theories, वो भी हम simultaneously prove out करते हैं. So let us take the details of each one of them. Continent drift theory, Alfred Wegener, 1912
15 quick points. The theory, then arguments in favor, then arguments against. ऐसे ही करके आपको समझाएंगे. Continent drift theory. Point number 1. German climatologist. कहिएगा थोड़ी देर के लिए. I think concept is done forever. इस कंसेप्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको याद रखना पड़े, बस अपने दिमाग में ये बात रखना है. अच्छा, सोच कर देखते हैं. Once upon a time on the earth's surface there was only one ocean, name was Panthalassa. आज की डेट में मेरे पास 5 ओशन है, तो भाई एक ओशन की जगह 4 और ओशन आपने ऐड करे, तो क्या सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज बीन इंक्रीजिंग? ड्रिफ्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट के साइमल्टेनियस क्या होता रहा? व्हेन आई टॉक अबाउट, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ले रहे हैं. एनसीईआरटी सेज ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्टल रॉक, टर्म आप सजेस्ट करना. ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्टल रॉक्स is as old as 4,000 million years. टर्म डालो, टर्म डालो, टर्म डालो. Shields. Presence of continental, oldest rocks that can be found on continental crust can be as old as 4,000 million years. Shield is present in every continent. कहीं बहुत बड़ा है अफ्रीकन शील्ड, कहीं बहुत छोटा है सेंट्रल रशियन अपलैंड पर है. बट वंस आई ट्राई टू फाइंड आउट ओल्डेस्ट ओशियानिक रॉक, पहले क्वेश्चन का आंसर दो. 5 ओशियानिक क्रस्ट हैं हमारे पास, मुझे ओल्डेस्ट ओशियानिक रॉक ढूंढना है. कौन से ओशन में जाना चाहिए? पैसिफिक ओनली. कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी ने बड़े आराम से हमें समझा दिया ना ओरिजिन ऑफ द ओशन. इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन में अगर ओल्डेस्ट रॉक ढूंढने जाओगे तो फुलिशनेस कर रहे हो. पहुंचो पैसिफिक ओशन में. Pacific Ocean is contracted Panthalassa, should have oldest oceanic crust. Mind it, oldest oceanic crust is not older than Paleozoic. Paleozoic still हम आपको बड़ा लंबा ग्रेस दे रहे हैं. Paleozoic began 600 million years ago. NCERT कहती है oceanic rocks are not older than 300 million years. हमने फिर 300 million years ऐड कर लिया. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ओल्डेस्ट रॉक आ रहा है 4,000 मिलियन ईयर्स. ओशियानिक क्रस्ट में ओल्डेस्ट रॉक आ रहा है सिर्फ 600 मिलियन ईयर्स. ऐसा होगा कैसे? ओशियानिक क्रस्ट बसाल्टिक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनिटिक. बसाल्टिक हमेशा सबड्यूज होता है. सबडक्शन का मतलब होता है गेटिंग टू द वार्मर इंटीरियर. तो जैसे जैसे अटलांटिक बना, इंडियन ओशन बना, सदर्न आर्कटिक ओशन बना, it was that the compensation was experienced in Panthalassa. तभी लास्ट स्टेटमेंट लिखा है contracted Panthalassa is the largest ocean of the world. Yes or no? ग्रेनेटिक क्रस्ट कभी सबड्यूज नहीं होता. हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने लिए क्योंकि हम सबडक्शन और सबसिडेंस को सिनोनिमस समझते हैं. Subsidence is lumping like this. Subduction is getting into the warmer interiors of the earth. And mind it, warmer interiors मतलब आप जा रहे हो 100 किलोमीटर से डीप. Is that comfortable? So मुझे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थियरी का जो एक डिस्क्रिप्शन है वो बड़े आराम से विजुअलाइज करने में मदद कर देता है कि yes, I have got 4 oceanic crusts which are very small. I'll not say small as important domain. The 4 oceanic crust have got younger crust. Pacific में सबसे oldest crust है, but वो भी oldest not older than Paleozoic है. Present positions of the continents can be justified with the movement towards equator and towards west as have been described by Alfred Wegener. Criticism बाद में लेते हैं. We are aware of the fact that this concept was discarded. क्यों discard करा वो हम pick up करेंगे as arguments against. पहले हमें पढ़ना है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर. अगर हमने इस कंसेप्ट को डिस्कार्ड करा तो किस वजह से आज ये हमारा पहला स्टेपिंग स्टोन है? बिकॉज वी रिवाइव्ड इट. और रिवाइवल के बाद हम उन्हीं बातों को अब इतना महत्व दे रहे हैं. वेगनर सेड देयर इज फिट ऑफ द शोर लाइन. अब हम कह रहे हैं ही सेड एंड ही सेड इट करेक्ट. ही सेड इट अर्लियर ऑल्सो बट वी वर नॉट विलिंग टू लिसन. सो जब हमने खुद रियलाइज करना शुरू करा दैट यस द थिंग्स हैव हैपेंड द वे वेगनर डिस्क्राइब्ड, That is the reason we revived this concept. तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियरली रखना, वेगनर ने किसी भी स्कॉलर की स्टडी को इंस्पायर नहीं करा. वेगनर के वर्क को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं दिया गया.
till 1950s. And by 1950s, there was different developments that were already there. And then we started saying Wegener was okay with his description. Technically galat hai, but description jo kuch hai, wo sab sahi hai. So that has to be kept in mind. Now we are taking up the reference of arguments in favor of the concept. Yahan se shuru hua crucial point. Concept hum sab samajh gaye. Let us apply it. Arguments in favor of the concept. हम list बनाएंगे, आप हमारे साथ as it is copy down. Minded it was in your general studies main paper that you have encountered this question. Jigsaw fit evidence of continent drift. Prelims में तो physical geography hardcore questions आने पिछले 5-6 सालों से बहुत कम हो गए, लेकिन मेन में आते हैं. लिख लिया. अब ध्यान से 1 by 1 समझते हैं. मान लो एग्जाम, अब इसमें आपको जितनी क्लैरिटी से समझोगे उतनी क्लैरिटी से समझ में आएगा कि मुझे एग्जामिनर ने सिर्फ जिक्सॉ फिट लिखने के लिए बोला है, तो जिक्सॉ फिट में मैं पजल रिकॉर्ड को भी ऐड कर सकता हूँ, पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस को भी ऐड कर सकता हूँ. और एग्जामिनर मुझे कह रहा है नहीं, राइट अबाउट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर इन फेवर, तो चारों को लिस्ट करो. अलग अलग लिखोगे तो सारी क्लैरिटी से लिखोगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिलेटेड, स्टिल दे आर डिफरेंट. चलिए शुरुआत करें जिक्सॉ फिट से. व्हेन आई टॉक अबाउट जिक्सॉ फिट एविडेंस, जिक्सॉ फिट पजल वी ऑल हैव प्लेड एज चिल्ड्रन, वी आर अवेयर ऑफ इट. It was not Alfred Wegener. यहाँ पर कुछ प्रोसीडर्स के नाम लिखवा देंगे आपको. It was not Alfred Wegener for sure, who was the first scholar to have talked about visibly appealing fit of the shape of South America and Africa. Image open कर देते हैं आपके सामने. When I take reference of this visually appealing shape fit, it was definitely not Wegener. As I said in the very beginning, we have got scholars as explorers actually to begin with. Explorers like Antonio Pellegrini, Abraham Ortilis, then again a very important geographer, Humboldt, and then Taylor. These were the scholars who talked about this fit. अब जब साउथ अमेरिका के मैप को अफ्रीका के साथ इस शोर पर फिट इन करते हो, ये इतनी एविडेंटली विजुअली अपीलिंग फिट शो करता है कि हमें कहीं सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये आपस में जुड़े हुए थे कभी? अगर ये जुड़े हुए थे और आज नहीं है तो कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड. कंसेप्ट इज करेक्ट. सो वेगनर टॉक्ड अबाउट जिक्सॉ फिट ऑफ शेप, wherein his work was absolutely on visually appealing fit. जो हम आपको कह रहे हैं इमेजिन करो. टेक अ टाइम लीप. 1960 में सर एडवर्ड बुलट, इसलिए ईयर्स पर बहुत एम्फोसिस दे रहे हैं. कंसेप्ट को आप 1915 का स्टडी कर रहे हो. 1960 में जाकर सर एडवर्ड बुलट ने कंप्यूटर फिट अप्लाई करा इस शोर लाइन के लिए. एंड विद दैट कंप्यूटर फिट ही कंक्लूडेड फ्यू थिंग्स. नंबर 1, दिस फिट इज ऑलमोस्ट अलोंग एंटायर शोर लाइन, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. Number 2, this fit is valid up to 1000 meters of depth. Number 3, the fit is not cent%. There are some gaps, but those gaps are explainable. दो चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको आपने तोड़ दिया, अब आप उसको दोबारा जोड़ रहे हो, आएगा कुछ गैप. दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जुड़े हुए थे, आपने उसको ब्रेक करा, अप्लाई करो तेथिस सी का फॉर्मेशन. अगर हमने ब्रेक कर दिया साउथ अमेरिका और अफ्रीका को, was it not that we created the passage for Panthalassa water to come in? Shoreline जो पहले shoreline नहीं था, continuous land mass था, now is coming in the effect of sea waves. Will they not modify the nature of shoreline? अगर shoreline के modification के साथ उसको दोबारा फिट करने की कोशिश करोगे तो 100% फिट थोड़ी आएगा. और फटाफट से मैप ओपन करो. पहले अफ्रीका का मैप ओपन करना और उसके बाद साउथ अमेरिका का, और जो हमने आपके सामने ओपन करके रखा है मैप, उसका सपोर्ट ले लेना. फर्स्ट मैप ऑफ अफ्रीका, यू आर नॉट सपोज टू क्लोज एनी ऑफ द टू मैप्स, दोनों खोलेंगे 1 by 1. अफ्रीका के उस पोजीशन पर पहुंच जाओ जहां पर आपको जिक्सॉ फिट देखना चाहिए. विल इट बी गिनिया शोर? गल्फ ऑफ गिनिया दिख गया ना? यस, नो? अच्छा, गल्फ ऑफ गिनिया को, इस शोर को, ये वाले शोर को अपर गिनिया बोलते हैं और इसको लोअर गिनिया बोलते हैं. आपको दिखाई दे रहा है? ये ऊपर और नीचे, आप ही का ऊपर और नीचे के हिसाब से अपर एंड लोअर, एक्चुअली नदर्न एंड ईस्टर्न है लॉजिकली स्पीकिंग. अपर गिनिया में आपको एक कंट्री देखना है, नाइजीरिया. नाइजीरिया में एक रिवर का डेल्टा है जिस रिवर का नाम है नाइजर.
अगर थोड़ा सा अपने आईज को ट्रबल दोगे तो देखोगे कि नाइजर का डेल्टा जो है वो शोर लाइन को काफी आगे तक एक्सटेंड कर चुका है ना। सी वेव तो आप इमेजिन करो ना, सी वेव ने शोर लाइन को मॉडिफाई करा, वो हमें इमेजिन करना है। नाइजर रिवर डेल्टा तो दिखाई दे रहा है, तो गो इन पास्ट, नाइजर रिवर नहीं था, डेल्टा नहीं था, आज है, डेल्टा के साथ आप फिट करोगे तो फुल फिट थोड़ी आएगा। आई थिंक इट इज कंफर्टेबल। इस मैप को क्लोज मत करो, मैप ऑफ साउथ अमेरिका खोल लो। बी देयर इन ब्राजील, बी देयर इन नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील। हैव यू रीच्ड अ रिवर कॉल्ड साओ फ्रांसिस्को? ईस्टर्न बता तो दिया, एकदम ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील में पहुंचे कि नहीं? साओ फ्रांसिस्को रिवर हमने यहां पर लेबल कर रखा है। साओ फ्रांसिस्को रिवर इज ऑल्सो डेल्टा फॉर्मिंग रिवर, यस नो? तो इसका डेल्टा और नाइजर का डेल्टा गैप तो क्रिएट करेगा ही, यस नो? जिक्सॉ फिट ऑफ शेप, जिक्सॉ फिट ऑफ शेप, पॉइंट 1, given recognition to old explorers attempted by Taylor in his beginning of continent drift theory, was emphasized by Alfred Wegener in his concept. It is visually appealing fit, where I see South America and Africa totally fitting in with each other as per the parts of the puzzle, proving that they were together once upon a time, today they are not, continents have drifted. इसको scientifically justify किसने करा? Sir Edward Bullard. What he said, with the use of computer fitting, he referred this fit to be not by chance, कि ऐसा by chance हो गया कि भाई shoreline का shape same है. Fit is real because it is almost an entire shoreline up to the depth of 1000 meters with explainable gaps. So jigsaw fit of shape proves that continents were together, they have drifted apart, hence continent drift theory is correct. Argument in favor, yes or no? But jigsaw fit सिर्फ shape के साथ नहीं है, इसलिए आपको पहले list लिखवा दिया. It includes structure, it includes process, one by one सबको handle करें. चलिए, let us write about it. So jigsaw fit evidence, jigsaw fit evidence. चलो भाई, कन्विंस हुए? सोचकर देखो कि वेगनर ने ये बात तो 1915 में ही बोली थी, लेकिन वी वर नॉट रेडी टू लिसन इट बिकॉज वी क्रिएटेड अ माइंडसेट, जो भी कुछ कह रहे हैं सब इमेजिनरी है. तो ये कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट तब काम नहीं कर रहे थे, पर जब हमने ग्रेजुअली रियलाइज करा नहीं, ही वाज नॉट दैट रॉन्ग, नाउ वी से दैट ही हिमसेल्फ हैज गिवन अस द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ड्रिफ्ट, और हम आज उस पर एग्री करते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट गोइंग बैक इन टाइम एंड देयर बाय आइडेंटिफाइंग. जिक्सॉ फिट ऑफ शेप. आपको लगता है कि मैक्सिमम मार्क्स इतना स्कोप दे रहा है कि आप प्रिसीडर्स के बारे में बात कर सको तो जरूर लिखो, नहीं तो who contributed to jigsaw fit of shape? Wegener himself, but Wegener was more talking about in terms of visually appealing, and Sir Edward Bullard gave us scientifically justified evidences. When he tried to fit it with computer fitting, he said that this fit is very real and it's not by chance. और जो भी गैप्स आ रहे हैं, बिल्कुल 100% फिट तो नहीं होगा आज, जो भी गैप्स हैं वो गैप्स आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये गैप इस वजह से है, and thereafter it is fitting, means they were together once upon a time, today they are not, continents have drifted. I think this is done. Jigsaw fit को कभी यहाँ खत्म नहीं करना चाहिए. Jigsaw fit is of structure. अब सोच कर देखते हैं, फिर से मैप देखना पड़ेगा. साउथ अमेरिका का मैप देखो, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है. एकदम जनरल सा एक्सप्रेशन दे तो भी चल सकता है काम, बिकॉज हम आपको टूजो विल्सन को इंक्लूड करवाएंगे यहाँ पर. ध्यान से देखो, साउथ अमेरिका में जहां पर आपका जिक्सॉ फिट इन होगा, आप बिल्कुल नदन पार्ट में आओ. साउथ फ्रांसिस्को के लिए नॉर्थ ईस्ट में गए थे ना, बिल्कुल नदन पार्ट में आओ. पॉलिटिकल मैप पर देखो, एक छोटा सा प्लेस दिखाई दे रहा है, उसका नाम है बेलेम. यस नो? एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है. बेलेम इज द गोल्ड माइनिंग एरिया ऑफ साउथ अमेरिका. बेलेम इज अ गोल्ड माइनिंग एरिया ऑफ साउथ अमेरिका. देखा? चलो, अब क्योंकि हमारे पास तो न्यू प्रिंट ऑफ एटलसेस हैं और अब ये नेम्स हम जस्टिफाई नहीं करते, रेलेवेंट नहीं बताते, बट फिर भी मैप ऑफ अफ्रीका में पहुंचो. आर वी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जिसको हमने अपर गिनिया अभी थोड़ी देर पहले मार्क करा, उनको कॉलोनियल टाइम से लेकर अभी टिल रीसेंट टाइम्स तक डिफाइंड कोस्ट में डिवाइड करा हुआ था. ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट. They were given these names
starting from the great age of discovery and settlement, where slaves were being traded, ivory, grain, Nigeria, cod d'ivory, Nigeria, cod d'ivory, घाना, टोगो, कॉट डी आइवरी को बॉटम में रखो, 3 कंट्रीज को पिकअप कर लेते हैं, नाइजीरिया, टोगो, बेनिन, दिखा, आर द फूड सफिशिएंट वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। आज भी वो फूड सफिशिएंट कंट्रीज में काउंट होती हैं, एंड दैट इज द रीजन ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, आइवरी ट्रेड, स्लेव कोस्ट, मेजर एरिया ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ स्लेव्स वाज टेकिंग प्लेस है, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय अस, गोल्ड कोस्ट। तो सोच कर देखो एल्फ्रेड वेगनर क्या कह रहे हैं, हम अपनी नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी अप्लाई करते हैं, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्फ्रेड वेगनर इन हिज जिक्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर एम्फसाइज कि खाली शेप नहीं फिट कर रहा साउथ अमेरिका और अफ्रीका का, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मुझे साउथ अमेरिका ब्राजील में दिखाई दे रही है, सुपर इम्पोजिशन ABCD, मुझे बिल्कुल वही सुपर इम्पोजिशन नाइजीरिया में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को आपने अब्रप्टली ब्रेक कर दिया अक्रॉस अटलांटिक। इफ आई ट्राई टू मेक देम फिट, दे विल कम अप इनटू द एब्सोल्यूट फिटिंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सेम टाइप ऑफ सुपर इम्पोजिशन। वाज इट नॉट वेरी सुपरफिशियल काइंड? नो, ही एम्फसाइज्ड कि ये जो सुपर इम्पोजिशन है, इट इज मेकिंग द सिमिलैरिटी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाइड, इसलिए एम्फसाइज करें गोल्ड रिच स्ट्रेटा, माने ये सुपर इम्पोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू बेलम एंड गोल्ड कोस्ट, दोनों ही साइड में मुझे गोल्ड रिच कंस्ट्रक्ट दिखाई दे रहे हैं, दैट जस्टिफाइज बिल्कुल सिमिलर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज सीन अक्रॉस अटलांटिक। ये हमें बताया वेगनर हिमसेल्फ, एंड देन वी टेक अ लीप एंड इनकॉर्पोरेट टूजो विल्सन। टूजो विल्सन का कंट्रीब्यूशन भी मेजरली 1960s में। टूजो विल्सन एम्फसाइज द सेम थिंग फॉर नदर्न लैंडमास। एक मैप ओपन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको एविडेंसेस के बारे में बात करना है ना, तो आपको एविडेंसेस नॉर्थ साउथ सबको कंबाइन करना है। वेगनर का तो मैक्सिमम केस साउथ का है, जो क्या प्रूव कर रहा है, गोंडवाना लैंड, तो लोरेशिया भी तो था। अच्छा, इस मैप को जरा ध्यान से देखो, अपलेचियन हम सब जानते हैं, दिस इज न्यू फाउंड लैंड आइलैंड, दिस इज ग्रीन लैंड, दिस इज ब्रिटिश आइसलेस, माने ये है मेरा ग्रेट ब्रिटेन, ये है आयरलैंड, एंड दिस इज माय नॉर्वे। भी नाम नहीं बता रहे माउंटेन्स का, थोड़ी देर बाद बताएंगे। अपलेचियन आपको पता है, हमने आपको अपलेचियन से जब इंट्रोड्यूस कराया था तो क्या बोला था, अपलेचियन खाली यूएसए में नहीं है, ये मिथ है। अपलेचियन का एक्सटेंशन कनाडा में है एज नोथरडेम, और फिर ये भी बताया कि अपलेचियन इज एंटीकोस्टी आइलैंड। अब आज बता रहे हैं अपलेचियन इज वाया न्यू फाउंड लैंड टू ईस्टर्न ग्रीनलैंड टू यूनाइटेड किंगडम टू नॉर्वे। बात समझ में आ रही है? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल दीज माउंटेन्स are absolutely same in terms of their age, in terms of their resources, in terms of their superimposition. ये तो तभी हो सकता है ना that they were together। तो सदर्न कॉन्टिनेंट का एविडेंस मुझे वेगनर अपने आप दे रहे हैं, and I take a time leap and get on to 1960s where Tuzo Wilson says that I find absolute similar geological structure in terms of age, in terms of composition, in terms of resources। resources को हम eventually और further add कर सकते हैं, अभी कर लो। in terms of coal rich strata, उसको हम add करेंगे in paleoclimatic evidence also। I have got availability of coal rich beds in Appalachian, in Cambrian mountain, in Jolan mountain, in eastern Greenland। age same है, coal rich strata है, कैसे हो सकता है? They were formed together means they were together once upon a time means Laurasia existed। आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, देखो अभी जो आपको डिटेल्ड डायग्राम दिखाया उसी का पार्ट है, दिखाई दे रहा है? लैब्राडोर प्लेट्यू, अपलेचियंस, ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, हाईलाइटेड करा हुआ है, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, ये सब सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कैसे हो सकता है? They were together once upon a time। Laurasia did exist, today it is not, continents have drifted। ठीक है, add on करो। What are we writing now? Jigsaw fit of structure। Scandinavian mountain बहुत बड़ा केस हो गया ज्योति, it's British Isles mountain।
हम एक सैंपल नेम आपको बताएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, उसका नाम लेंगे रनकॉर्न के साथ पैलियोमैग्नेटिज्म। जिक्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर, अंडरलाइन करें, पॉइंट 1 लिखें। दिस एविडेंस इनकॉर्पोरेट आइडेंटिकल geological structure, age and prevailing resource between distant located continents, justifying their coexistence. Next point करके लिखेंगे। It was presented by Wegener himself in defining gold-rich construct, underline कर लो, gold-rich construct of Upper Guinea and Belem, justifying their fit. It was subsequently proved by, rarely आते हैं हमारे स्टडी में, South African geologist Alexander Toit, as he emphasized that the age and geology of the rocks forming South Africa is similar to the structure present in Argentina. समझ में आ रहा है? Final point is with a star mark. Tuzo Wilson in 1960s identified the similar evidence to justify existence of Laurasia, as he emphasized on similarity of geological formation of Appalachian with mountains of Britain. अभी हम जानबूझ के mountains का नाम नहीं लिखवा रहे, mountains of Britain and Norway with coal and limestone rich, geological structure. Changeover. The jigsaw fit of process, underline karo, have been credited to geomorphologists as they identified normal tensional stress, underline kar lo, normal tensional stress leading to horsed and graben topography. I hope you are recalling. Horsed and graben topography identified on the either shoreline of South Atlantic. Same point, changeover. It is represented by Proto-Atlantic as Rift Valley, Proto-Atlantic as Rift Valley. हम नाम यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, डायग्राम थोड़ा स्ट्रक कर रहा है. Let me just open it. Along with, I hope you will recall the names. Mantiqueira and Admava Mountains. Mantiqueira and Admava Mountains as old block mountains. अर्षित हम रिपीट कर रहे हैं, इसके बाद और एविडेंस ज्वाइन इन करेंगे. ये डायग्राम हम आपको बहुत बार दिखा चुके हैं. आप डायग्राम 1 को देखो. It is combined Gondwana, South Africa and South America and Africa. Disintegration हुआ तभी तो अटलांटिक रिफ्ट वैली बना एंड मंतिक्वेरा एंड अदमावा. इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है. फिर भी अटलांटिक ओशन, व्हाट इज प्रेजेंट अटलांटिक ओशन, ये है ना. अटलांटिक ओशन हैव डेवलप्ड रिज इन बिटवीन. साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अब सदर्न बेसिन ऑफ अटलांटिक ओशन है, which is second largest ocean of the world. Once upon a time it was not there. तो दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अटैच्ड हैं, वो जब डिटैच हुए तो नॉर्मल टेंशनल स्ट्रेस आएगा. जब नॉर्मल टेंशनल स्ट्रेस आएगा, हमें मालूम है हर नॉर्मल फॉल्ट में नॉट डेवलप डिप स्लिप. हो सकता है ना डिप स्लिप. अब जब मुझे एज ऑफ सिरा दी मंतिक्वेरा एंड एज ऑफ अदमावा बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिस, एज ऑफ सिरा दी मंतिक्वेरा एंड एज ऑफ अदमावा बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है. उसी की कंपैटिबिलिटी में मुझे एज ऑफ प्रोटो अटलांटिक एज रिफ्ट वैली दिख रहा है. तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टुगेदर नॉर्मल टेंशनल स्ट्रेस, thus there is old block orogeny. Yes or no? हो गया ना. जिक्सॉ फिट ऑफ प्रोसेस. Was Wegener a trained geomorphologist?
सो वो प्रोसेस का एविडेंस कैसे देते? नहीं दिया। प्रोसेस का एविडेंस वेगनर के राडार पर नहीं है। जिक्सॉ फिट ऑफ शेप ही कंट्रीब्यूटेड, जिक्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर ही कंट्रीब्यूटेड विद सेवरल अदर स्कॉलर्स। प्रोसेस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। विजुअलाइज हुआ? आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं इसी में। द जिक्सॉ फिट ऑफ प्रोसेस also includes contributions of Alexander Toit, who identified similar aged fracture existing from eastern Brazil to western Sahara, justifying the existence of normal tensional stress. Final point in this block. Tuzo-Wilson gave recognition to Great Glen Fault of Scotland and Cobat Fault of Newfoundland to represent normal tensional strike-slip fault, justifying existence of Laurasia. एक मिनट के लिए रुक रहे हैं, फिर रिपीट कर। What is the argument in favor of the concept? Number one, we are done with it. अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि some arguments is credited to Wegener himself. And as I said, मेरे दिमाग में एक बड़ा potential question हमेशा आता है इस particular topic में, has not been asked in examination as yet. Quotes unquote, Wegener's continent drift theory was ahead of his time. इस तरह के आंसर लिखने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक रहेगा। Wegener talked about fit of shape in 15. Bullard talked about it in 60. Wegener talked about fit of structure in 15. Tuzo-Wilson, Alexander Toit 1930s, Tuzo-Wilson 1960s. आप प्रूव कर रहे हैं ना was ahead of his time. अभी हमारे पास वो कोई कंपल्शन नहीं है। तो जब एविडेंस इन फेवर या आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर की बात करें तो सम ऑफ देम वाज कंट्रीब्यूटेड बाय वेगनर हिमसेल्फ एंड इवेंचुअली वाज एनरिच्ड। तो जब भी आप जिक्सॉ फिट लिखो तो उसमें तीनों पॉइंट ऐड करना है विद अ पॉइंट ऑफ रिमाइंडर। सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सीक्वेंस ब्रीच कर रहे हैं। वेगनर वाज नॉट अ ट्रेन्ड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। तो जिक्सॉ फिट ऑफ प्रोसेस उम्मीद भी करना गलत है कि वो आपको बता देंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। We know that normal tension can create strike slip fault, and we know that some normal tensional strike slip fault can become dip slip fault. हमने सबके एग्जाम्पल दे दिए। Fault existing from Brazil to Sahara, fault existing from Newfoundland to Scotland, एक साथ कैसे हो सकते हैं? बिकॉज साथ में थे, अलग टूटे, तभी तो बना ये वाला फॉल्ट। और जो सबसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है सबसे पहले लिख दिया, that Sierra de Mantiqueira and Adamawa mountains were formed together as dip slip fault with Proto-Atlantic as rift valley। और क्या चाहिए? The continents were together detached normal tensional stress। प्रूव हो गया ना कि continents have drifted। So ये है जिक्सॉ फिट ऑफ प्रोसेस। एक स्टेप पीछे गए तो जिक्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ओवरलैप आता है, अभी हम कुछ बोले भी तो वो समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप और क्लैरिटी से समझ पाओगे कि ये ओवरलैप को हम किस तरह से कंटेन करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी गिव एग्जामिनर ऑल द डायमेंशंस ऑफ द एविडेंसेस। जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तब आप बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हो। बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम अपना मेंटल सपोर्ट के लिए तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफी ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेंटल सपोर्ट के लिए। मेंशन मत करो सुपर इम्पोजिशन या फॉनल सक्सेशन, अपने दिमाग में रखो कि जो मुझे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ईदर साइड ऑफ द शोरलाइन में मिल रहा है। वेगनर का तो एम्फोसिस सदर्न कॉन्टिनेंट की तरफ है, कुछ एविडेंसेस नदर्न कॉन्टिनेंट की तरफ भी दिया उन्होंने। नदर्न कॉन्टिनेंट का स्टडी लेटर स्कॉलर्स ने ज्यादा करा और हमारे क्लैरिटी में आ जाएगा बिकॉज वी हैव टू लर्न इट इन पैलियोमैग्नेटिज्म, इसलिए हम उसको जानबूझकर भी रिस्ट्रिक्टेड रिव्यू में रख रहे हैं। दूसरा रीजन, सदर्न कॉन्टिनेंट मुझे बड़ा विजुअली अपीलिंग फिट देता है ना। नॉर्थ अमेरिका को यूरेशिया से फिट करो तो शेप का फिट ही नहीं मिल रहा, साउथ अमेरिका को अफ्रीका से फिट करो तो बड़े आराम से मिलता है। तो मुझे एज अ बिगनर समझने में ज्यादा आसानी होती है।
That is also the reason that we emphasize on the southern part, but it is applicable to both. तो जब आप कह रहे हो जिक्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर, तो वेगनर क्या कह रहे हैं, मुझे दोनों साइड के शोर लाइन में सेम एज, सेम जियोलॉजी, सेम रिसोर्स मिल रहा है. And to prove it, he has talked about gold-rich strata. And when I take up the reference of Alexander Toit and Tuzo Wilson, Toit is talking about the similar geological structure from South Africa to Argentina, और Tuzo Wilson कह रहे हैं जो अपलेचियन का बिल्डिंग मटीरियल है वो मुझे बिल्कुल सेम दिखाई देता है यूनाइटेड किंगडम में, नॉर्वे में, विच इज रिप्रेजेंटेड विद कोल रिच एंड लाइमस्टोन रिच स्ट्रेटा. तो रिसोर्स तो आ गया, जिक्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर आ गया. इसको हम ओवरलैप करते हैं इधर भी, अभी थोड़ी देर में समझा रहे. एंड देन प्रीसीडिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट जिक्सॉ फिट ऑफ शेप, क्रेडिटेड टू वेगनर हिमसेल्फ. उससे पहले भी बहुत सारे स्कॉलर्स और एक्सप्लोरर्स ने कहा, वो भी हमने ऐड करा. बुलट ने उसको साइंटिफिकली जस्टिफाई करा with explainable gaps. I don't have %% fit, but I have got maximum fit, and ये fit by chance नहीं. अगर ये fit by chance होता तो पूरे शोर लाइन पर बिल्कुल नहीं होता, और डेफिनेटली डेप्थ के साथ नहीं होता. और जहां जहां पर गैप है, जहां फिट फुली नहीं बैठ रहा, वो फिट क्यों नहीं बैठ रहा वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो ऑल टुगेदर continents were drifting and are drifting, thus continent drift theory is correct. अब आ रहा है पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस. हम सबसे पहले ना एक डायग्राम खोलते हैं और उसके बाद आगे आपको बढ़ाते हैं. एक अभी बिल्कुल शुरू में हमने एक पॉइंट डिस्कस करा. इफ इंडिया हैड एक्सपीरियंस्ड पोलर क्लाइमेट इन पास्ट, हमने सारे डायग्राम्स बिल्कुल ऐसे ही बनाकर आपके नोट्स में डाले, और आप एक दो प्रैक्टिस के बाद ये डायग्राम्स बहुत आराम से बना सकते हो. डायग्राम बनाओगे, मैप नहीं बनाओगे, तो शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होने से प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लैरिटी बहुत आराम से आती है. अब ध्यान से समझेंगे. इंडिया वॉज, अब इसको टू अंडरस्टैंड इट इन द लाइटर मोड, हम ना कैसे नहीं पकड़कर ऐसे पकड़ रहे हैं. ध्यान से समझो क्या बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड, अभी हम वेगनर का कंसेप्ट ले रहे, फिर इसको फुली बनाएंगे. apparent, not real, looks like, seems, apparent shift of south climatic pole. साउथ पोल में कोल्ड कंडीशंस होने चाहिए. यस नो, क्या साउथ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल अपनी जगह से चेंज हो सकता है? साउथ पोल इज सिनोनिमस टू फ्रोजन कंडीशंस. व्हाट इज मेंट बाय apparent polar wandering of south polar climatic condition? In place of saying India was in South Pole, हम कहते हैं South Polar conditions were in India. Yes, no? दोबारा से बता रहे. In place of saying that Madagascar experienced polar conditions in past. Madagascar पहुंच गए. Madagascar का आज क्लाइमेट बिल्कुल वही है जो इंडिया का है. India is par excellent example of tropical monsoonal climate in northern hemisphere. Madagascar, Mozambique, Malawi are the par excellent examples of monsoonal climate in southern hemisphere. Madagascar had polar climate. South Pole was in Madagascar. क्या South Pole wander कर रहा है? It's apparent wandering. Come on, sun rises in east and sets in west. Sun तो stationary body है. Sun apparently rises in east and sets in west because earth is spinning on its axis. Yes or no? वो वाली बात कर रहे हैं. So Alfred Wegener gave us the understanding. अब आप sample countries को pick up करो, continent को मत pick up करो, country को करो. I have got part of Brazil. I have got Democratic Republic of Congo. I have Madagascar, major part of India. अब ये country तो है नहीं, continent है तो नाम ही लेना पड़ेगा. Antarctica and major southern part of Australia. Antarctica को हटा दो. ऑस्ट्रेलिया, आज के मैप पर ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन को जज करना. इंडिया, मेडागास्कर, ब्राजील, चलो इन बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटर पास करता है उसके सेंटर से. इट्स द सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री. ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. पहला पॉइंट, ऑल दीज कंट्रीज are low latitudinal countries. They are known for their warmer climatic conditions. Paleoclimatic records prove that they have experienced polar climate together.
टुगेदर इन टाइम एंड टुगेदर इन स्पेस। टुगेदर इन टाइम, ग्लेशिएशन का इंपैक्ट, कार्बन डेटिंग, रॉक पर एविडेंसेस से आप प्रूव करते हो कि सेम टाइम में इन्होंने पोलर क्लाइमेट एक्सपीरियंस करा। टुगेदर इन स्पेस, एरोस को देखो, इनको बोलते हैं स्ट्रिएशन मार्क। ग्लेशियल साइकिल पूरे डिटेल्स में पढ़ाएंगे, बहुत आसान तरीके से इमेजिन होता है। आपने अपने आइसक्रीम कंटेनर से आइसक्रीम को स्कूपर से निकाला, क्या बना? एक हॉलो बन गया। मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस, when moves it tends to scoop the pebbles, तो उसके मूवमेंट से वो जो स्कूपिंग इफेक्ट होता है, टेंड्स टू क्रिएट स्ट्रिएशन मार्क्स, जो प्रूव करता है कि ग्लेशियर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में रहा। When I say all these low latitudinal countries, number one, far off located countries, number two, experienced ice cover together in time and location, वो तभी पॉसिबल है जब आप इन सबको इकट्ठा करो और सबको साउथ पोल में ले जाओ। आर दे टुगेदर टुडे? आर दे इन साउथ पोलर लोकेशन? कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड। इसको क्या बोलते हैं? पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस इक्वल्स apparent wandering of south polar climatic conditions। जब पोलर वॉन्डरिंग करके क्वेश्चन पूछे ना, तो दो तरीके के वॉन्डरिंग है हमारे पास। एक है अपेरेंट क्लाइमेटिक पोलर वॉन्डरिंग और एक है अपेरेंट मैग्नेटिक पोलर वॉन्डरिंग, जो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। कुछ विजुअलाइजेशन हुआ? अच्छा, अब इसके साथ आपको एक और चीज नोटिस करनी है जो हम छोड़ देते हैं, हम इसके बारे में बात करते नहीं। आपको कौन सा मैप दिखाएं जिसमें आप क्लैरिटी से जज करोगे? आई थिंक दिस मैप विल बी बेटर। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो? क्या आप नोटिस कर पा रहे हो? स्टक हो गया? चलो, हम हैप्पीली पढ़ा रहे हैं और ये स्टक हो रखा है, कोई बात नहीं। ओपन्ड। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट सम ऑफ द लाइंस है, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। आर वी नोटिसिंग दिस शोर लाइन? और उसके साथ आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो ये कैनेडियन टेरिटरी है, यस और नो? ध्यान से देखोगे, कैन वी नोटिस? थोड़ा सा रिमूव करके आपको जूम अप करके दिखा दें। कैन वी नोटिस ये कैनेडियन टेरिटरी जो है डिमार्केट कर रहा है किसके साथ? ये हुआ आपका स्कैंडिनेवियन एरिया, ये आ रहा है आपका ब्रिटिश आइसलैंड्स। सोच कर देखते हैं। कोल इज डैश टाइप ऑफ रॉक। आई डोंट वांट सेडिमेंट्री। कार्बोनेशियस, ठीक है, थोड़ा और सोचो। नॉन क्लास्टिक, सेडिमेंट्री, नॉन क्लास्टिक, कार्बोनेशियस रॉक। इस कार्बोनेशियस रॉक के बनने के लिए कार्बन कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, विच कम्स फ्रॉम कार्बन सिक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव्स इन एक्वाटिक एनवायरमेंट, एक्वाटिक वार्मर एनवायरमेंट। कनाडा आज की डेट में वार्मर क्लाइमेट नहीं है। ग्रीनलैंड आज की डेट में वार्मर क्लाइमेट नहीं है, पॉलिटिकली डेनमार्क। आई डोंट फाइंड यूनाइटेड किंगडम टू बी वार्मर क्लाइमेट, एग्रीड। इन सारे लैंड मासेस में मुझे कोल फील्ड्स मिलते हैं और इन सारे लैंड मासेस में मुझे कोरल रीफ्स मिलते हैं। कोरल्स भी बता दो फटाफट से, कौन सा टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है? कैलकेरियस, नॉन क्लास्टिक। कोरल रीफ्स हमें डिटेल्स में पढ़ना है। कोरल पॉलिप्स आर मरीन कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स that thrives in warm, shallow, saline, transparent water. Warm, हमें ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाना, बाद में पढ़ेंगे ओशियानोग्राफी में पूरा कोरल रीफ, उसके थ्योरी, उसकी ब्लीचिंग, सब कुछ, अभी नहीं। कोरल पॉलिप्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट थ्राइव इन कोल्डर क्लाइमेट। मुझे कोरल रीफ मिल रहा है ग्रीनलैंड में, मुझे कोरल रीफ मिलता है यूनाइटेड किंगडम में, मुझे कोरल रीफ मिल रहा है कनाडा में। कैसे पॉसिबल है? These land masses were experiencing warmer climate in past. Yes, no? आप जब पोजीशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए, कनाडियन पोजीशन थोड़े से लोअर लैटिट्यूड में है व्हेन यू ट्राई टू विजुअलाइज लोरेशिया। और जब आप लोरेशिया को विजुअलाइज करते हो ना, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक पोल में उसको ज्यादा एम्फेसिस देंगे। अभी अपने पाम से आपको हेल्प करा रहे हैं विजुअलाइज करने के लिए, ध्यान से सोचो। देखो, हम जब विजुअलाइज करते हैं ना लोरेशिया, तो हम सोचते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ऐसे नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा चेंज तो नहीं है, बट कनाडा इज कंपैरेटिवली एट लोअर लैटिट्यूड। यूरेशिया में बहुत मेजर चेंज। दिस इज यूनाइटेड किंगडम,
ऐसे फिट है ये। यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे was in significantly lower latitude once upon a time. Today they are in the higher latitude. Proved क्या? I was in warmer latitude, thus I had aquatic habitat supporting carbon secreting organisms or thriving coral polyps. तभी तो हमारे पास लाइमस्टोन या कोरल रीव्स प्लस कोल डिपॉजिट्स हैं। अगर आज की तरह का कोल्डर क्लाइमेट होता तो कोल थोड़ी ना होता। तो जब भी आप पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस लिखते हो तो सिर्फ आपको ये वाला एविडेंस नहीं लिखना चाहिए। ये लिखना करेक्ट तो डेफिनेटली है, बट इट इज नॉट कंप्लीट। आई एम जस्ट ओपनिंग इट, दोबारा से स्टकअप हो गया। apparent south climatic polar wandering contributed by whom? Alfred Wegener. Southern continents countries far off located from each other, that too in lower latitude, have experienced ice age together in time and space because they were part of Gondwana land and were positioned near south polar location. Today they are not, continents have drifted. मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट जरूर लिखना है, वो है it is warmer proven climate of Laurasia with the existing pole field. Jigsaw fit of structure में already लिखवा दिया आपको। Jigsaw fit of structure of Appalachian with United Kingdom with Norway क्या बता रहा है? कोल भी प्रेजेंट है और कोरल्स लाइमस्टोन भी प्रेजेंट है। वो कैसे प्रेजेंट हो सकता है? कभी पास्ट में वार्मर क्लाइमेट होगा तभी तो। आज की डेट में तो सारे कोल्डर क्लाइमेट है। इसका मतलब दे हैव आल्सो शिफ्टेड देयर लैटिट्यूडनल पोजीशन, कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्ट। आ रही है बात समझ में? लिखने में थोड़ा सा ट्रिकियर स्टेटमेंट आता है। फटाफट लिख रहे हैं। एविडेंस नंबर 2, ये तो हमारा पजलिंग फॉसिल रिकॉर्ड है, बाद में बात। पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, इट इज डिफाइंड दैट देयर हैज बीन or radical shift, apparent, extreme or radical shifts in Earth's climatic latitude, justifying drift of the continents as advocated by Wegener. Don't forget to remind yourself he was a paleoclimatologist. It represents, मेरे ख्याल से आप विजुअलाइज कर चुके हैं, बस ये समझो जो आपने इसको बिगिनिंग लाइन दिया है वो ये है, radical shift to the Earth's latitude have been apparently applied. इसका मतलब क्या है? एकदम बिगिनिंग में आपको यहीं से शुरुआत करवाया था ना। आज आपको एक बिगिनिंग में ये वाला पॉइंट बताया था ना कि भाई लैटिट्यूड का मतलब एक टेम्परेचर होता है। लो लैटिट्यूड शुड बी वार्म, हाई लैटिट्यूड शुड बी कोल्ड। अब जो स्टेटमेंट लिखा उसको अप्लाई करो। Radical changes in Earth's latitude have been apparently applied. क्या अर्थ का लैटिट्यूड चेंज हो गया? 0 90 डिग्रीज बन गया, 90 0 डिग्रीज बन गया? नहीं, वो तो वही है। apparently applied, इसका क्या मतलब है? कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। इसलिए इसको लिखते समय हमने आपको बताया वी अप्रोच इट इनडायरेक्टली। इंडिया was experiencing polar climate। दो तरीके से एक्सप्लेन करो। India was in South Pole. Apparent radical change in Earth's latitude. South polar conditions were in India. Yes or no? जो आप apparent justify करते हो कहीं पर आपको एक confusion create करता है, but this should be written like this. Wegener ने कहा geological past में we have experienced radical changes in Earth's latitude. Apparently. क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट्स अपना लैटिट्यूडनल पोजीशन चेंज कर रहे हैं। आई वॉज वार्मर क्लाइमेट वंस अपॉन अ टाइम, टुडे आई एम कोल्ड। यू वर कोल्डर क्लाइमेट वंस अपॉन अ टाइम, टुडे यू आर वार्म। वी हैव शिफ्टेड लैटिट्यूडनली, कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड। काम खत्म। यस और नो? और जब आपने कोल और लाइमस्टोन पहले भी लिखा इन जिक्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर, तब भी आपको बताया ना ओवरलैपिंग है। तब आप कह रहे हो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड रिसोर्स, तो आपने कहा भाई कोल और लाइमस्टोन है। अब आप कह रहे हो अपैरेंट रैडिकल चेंज इन अर्थ्स लैटिट्यूड, तो आप उन्हीं का एग्जांपल लेके क्या प्रूव कर रहे हो? भाई कोल और कोरल जैसे कंस्ट्रक्ट तो वार्मर क्लाइमेट में ही हो सकते हैं। तो अगर कनाडा में कोरल रीव्स दिख रहा है
या कोल बेड्स दिख रहे हैं, तो मेरे पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ये कहने के बजाय कि कनाडा डेफिनेटली हैड अ वार्मर क्लाइमेट इन पास्ट। और आज कनाडा कहां पर है? वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट। क्या हो गया? लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड। आ रही है बात समझ में? बताओ, ये सारे आर्ग्यूमेंट हमें वेगनर ने पहले ही दिए थे, पर हम बिल्कुल ब्लाइंड आई कर रहे थे उसकी तरफ, हम देखना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमने एक परसेप्शन डेवलप कर लिया था दैट इट वाज एन हाइपोथेटिकल वर्ड, इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी गिवन इंपॉर्टेंस, बट देन इवेंचुअली वी रियलाइज्ड दैट इट वाज रॉन्ग. We were not correct in doing justice to the exploration done by Wegener. Okay, we are discussing arguments in favor of the concept. Arguments in favor of the concept includes jigsaw fit of shape. Scholars के नाम जानबूझ के repeat करें. Jigsaw fit of shape, visually appealing by Wegener and computer fit by Sir Edward Bullard. Jigsaw fit of structure, contributed by Wegener and enriched by Alexander Toit and Tuzo Wilson. Jigsaw fit of process, contributed by Alexander Toit and Tuzo Wilson, about the normal faulting as strike-slip fault between Argentina and, when we talk about the structural similarity, we are having Brazil to Sahara, Argentina to South Africa, या Laurasia को prove करने के लिए we are having the Great Glen Fault in Scotland and we have got Cobalt Fault in Newfoundland. And जो सबसे demarcating evidence है वो है Sierra de Mantiquera and Adamawa, the old block mountains with Proto-Atlantic as a rift valley. बिल्कुल प्रूव करता है कि गोंडवाना land as South America, Africa was together. Today they are not continent drift. Then we have added jigsaw fit of paleoclimatic evidence. Paleoclimatic evidence में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. After writing polar climate, polar climate को कैसे लिखते हैं? Apparent south polar climatic wandering. उसका क्या मतलब? Gondwana land existed, that too near south polar location. Continents have drifted. कैसे प्रूव करा? India, Australia, Brazil, Democratic Republic Congo and Australia, like countries, experienced ice age together in time and space. वो तो तभी हो सकता है जब इनको आप इकट्ठा करके साउथ पोल में ले जाओ, नहीं तो पॉसिबल नहीं. एंड सिमिलरली कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, like areas experiencing or giving us coal and coral, they were warm in past. So paleoclimatic evidences में दोनों लिखना चाहिए. स्टार मार्क के साथ लिखा क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड को आप स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हो. कैन यू रिकॉल प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी हैड faunal succession also? लिख सकते हो. कहां गया भाई? आप इसको यहां पर भी लिख सकते हो. मान लीजिए जब आपसे सिर्फ पूछ रहा है जिक्सॉ फिट, अगर सारे आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है तो इसको अलग लिखो. अब इसको अलग लिखने के लिए क्या करना है? बिल्कुल ये वाला डायग्राम आपको बनाकर दिया है, अभी थोड़ी देर पहले अपने आप खुल भी गया था. ध्यान से देखो और समझो. आई होप देयर इज नो स्टकिंग. This is again credited essentially to whom? It is credited to Wegener. Wegener ने हमें बड़ा important evidence दिया. Specimen biogeography में आपको बताएंगे. Organisms are classified into, बहुत सारे criteria होते हैं classify करने के लिए. Organisms are classified on the basis of their geographical range. Geographical range का मतलब होता है that area where a organism survives. तो जो organism omnipresent हो, हम उसको बोलते हैं यूरी organism. उसका geographical range बड़ा broad होता है. और जो organism बहुत छोटे से एरिया में survive करता है, बड़ा specialized हो, जैसे kangaroos, polar bear, उनको हम बोलते हैं steno organism. Specialized specimen, generalized specimen. So taking reference of the older specimen, Paleozoic old life, Paleozoic और mid life, Mesozoic के बीच में हमने एक बड़ा important distinction आपको दिया था geological time scale पढ़ते समय, that Mesozoic era was the era when we had the development of life in all the three habitat, aquatic, terrestrial and aerial. आपको ये जज करना है कि Paleozoic में birds नहीं थे. And the embedded fossil remains
of the specialized organisms of that time. The embedded fossil remains of them is found in very limited areas on the map of world. And these limited areas includes such continuity as you can see in this diagram that makes me believe कि ये southern continent एक दूसरे से जुड़े हुए. ध्यान से देखो, सबसे बड़ा पैच हम आपको लिखवाने में दो ही लिखवाएंगे. I am present. My embedded fossil remain is present in Argentina, major part of Africa, Madagascar, India, Antarctica, and Australia. Who am I? I am the fossil of a fern plant. इसका नाम है Glossopteris. ये ऐसे फर्न हैं, प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स बहुत छोटे साइज की हैं. इनका फॉसिल रिमेन मुझे इन्हीं पैची लोकेशंस पर दिखाई देता है ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड. उस समय बर्ड्स नहीं थे, कोई भी एरियल ऑर्गेनिज्म नहीं था जो कहीं पर इनके सीड को एक्सीडेंटली स्टक करके एक जगह से दूसरी जगह जर्मिनेट करने में हेल्प करता है. हाउ इट इज पॉसिबल that the embedded fossil remain of this fern that is proven to be a specialized specimen is found in all these southern continents. They were together. एक दूसरा बड़ा popular example है Mesosaurus. Mesosaurus was a freshwater reptile. ध्यान से देखो, इसके फॉसिल मुझे कहाँ मिले? अर्जेंटीना में मिल रहा है और साउथ अफ्रीका में मिल रहा है. दो ही तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे ना कि ये Mesosaurus specialized freshwater reptile survived entire Atlantic Ocean. There was a land bridge across Atlantic between Argentina to South Africa. South Africa, Argentina were together. Last argument ज़्यादा better है. We already have so many evidences. This is further adding to the evidence. Puzzling fossil records where the presence of fossil remains of the specialized specimen, freshwater reptile, fossil of the fern, proves that southern continents were together. Gondwana land exists. I hope you are comfortable. अलग से लिख लेते हैं, स्टार मार्क करके ऐड भी कर लेंगे that it can be included with structure. मतलब एक एविडेंस नहीं है, you are adding, keeping on adding one by one. मतलब आप एक एविडेंस को थोड़ी देर के लिए डिस्कार्ड भी करो तो दूसरा एविडेंस आ रहा है आपके सामने. जिक्सॉ फिट ऑफ शेप नहीं हो सकता, जिक्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर, फिर प्रोसेस, फिर पैलियो क्लाइमेट, फिर फॉसिल रिकॉर्ड, सब क्या प्रूफ कर रहे हैं? दैट कॉन्टिनेंट्स वर टुगेदर. छोड़ो, दैट देयर एग्जिस्टेड गोंडवाना लैंड एंड लोरेशिया. आर दे एग्जिस्टिंग टुडे ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड? कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड. काम खत्म. So arguments in favor of continent drift theory is basically so compelling कि हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी इग्नोर आज नहीं कर सकते. बट हमने इसको डिस्कार्ड करा हुआ है, इग्नोर नहीं करा, डिस्कार्ड करा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम. अब ध्यान से, we have one more evidence in favor of continent drift theory, but we are not equipped to learn it. तो हमें क्या करना है? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट पिकअप करके सी फ्लोर स्प्रेडिंग को पढ़ना है, फिर हम जियोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तब फिर हम यहाँ पर आएंगे. तो ये हमारे रिजर्व में गया. व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी? वी आर अवेयर ऑफ थ्री. जिक्सॉ फिट always 3 subparts. Paleoclimatic evidence always 2 parts. Apparent shift of south climatic pole, या उसको दूसरी तरह से बोलो जो एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है, apparent polar wandering of south climatic condition, plus second warmer condition proven in Laurasia, and third puzzling fossil record. आप एग्जाम्पल सारे डाल सकते हो, but when I talk about the land reptile and fossil fern, I have its presence in almost all Gondwana land, जो अपने आप प्रूव करता है कि हाँ भाई ये इकट्ठा ही होने चाहिए, because these are specialized specimens. I think we are comfortable. कंसेप्ट तो बहुत स्वीट सिंपल है, वो तो कहीं नहीं जाता है. ये क्रूशियल है, इसको आप कैसे हैंडल करते हो, दैट इज गोइंग टू मेक एंड ब्रेक योर आंसर. हम आपको फिर से सिर्फ एक एडवाइस देंगे. नोट्स आपके पास है बिल्कुल ऑन दिस लाइन, एंड बिल्कुल यही वाले डायग्राम्स हमने उसमें बनाकर डाले हैं. आप वो नोट्स को भी पढ़ सकते हो, पर सबसे पहले व्हाट यू हैव रिटन इन योर क्लास नोट्स को एक बार रीडिंग लेना, और फिर एनसीईआरटी से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी को एक बार रीड. यू विल बी एब्सोल्युटली क्लियर विद इट. टाइम बच जाता है तो फिर नोट से भी एक बार रीड कर लेना, थोड़ा सा उसमें इलाबोरेट वर्जन है. हाउ वाज इट टुडे?